और जो है आ गई, नजर आ गई ये स्लाइड आपको? जी सर, बिल्कुल आ गई। चले, आज मैं वो अपना हदीस लगाना भूल गया हूँ, तो आप में से कोई अपनी तरफ से कोई हदीस किसी को याद हो तो पढ़ ले। मुश्किल क्वेश्चन आ गया ना। नहीं है याद, चले तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रावी का मुझे पता नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बल्कि ये कुरान में है रादर कि आप जब जो अपना इंसान की जो गीबत करते हैं, गीबत से मना फरमाया गया, वो ऐसे है जैसे आप मुर्दा मुर्दा भाई का जो है ना, आप वो करते हैं, क्या नाम है, गोश्त खाते हैं। ये कुरान में है। हदीस भी इसी तरह है कि आप जो है ना अपने मुस्लिम भाइयों के पीछे जो है ना, उनकी पीठ पीछे जो है ना बातें न करें, और उनका जो है ना जो वो है राज की बातें या उनकी जो बुराइयां हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश न करें। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है ना आपकी बुराइयों पे पर्दा नहीं डालेगा, और वो बताएगा कि क्या चीज़ें आपका। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो अपने हमारे दोस्त अहबाब हैं उनकी जो है ना बातें, जो उनकी जो कमज़ोरी हैं वो और लोगों के सामने ना बताएं। ये तो अच्छी बातें बिल्कुल बता सकते हैं, और जो बुरी बातें एक से दूसरे को पहुंचाना, दूसरे को तीसरे से पहुंचाना, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। जब आप दूसरे का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जो है ना आपका भी पर्दा रखेगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बैक बाइटिंग जो है ना और मुस्लिम ब्रदर्स की हम न किया करें, कोशिश ये करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि न करें ये काम, ताकि हमें भी जो है ना नुकसान ना उठाना पड़े क़यामत वाले दिन। अच्छा जी, वी गो बैक टू आवर एकेडमिक। और कल हम लोगों ने एंड में क्या चीज़ देखी थी, क्या पढ़ा था? ये अपने टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म हमने पढ़ ली थी ना, कि नहीं पढ़ी थी? सर नहीं पढ़ी थी। हैं? कैटालिस्टिक कहा जाए, क्या क्या चीज़? कैटालिस्टिक पे सर, कैटाक्लास्टिक जो था, कैटाक्लास्टिक पे थे। अच्छा, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म पे थे हम लोग। तो ये अपने रीजनल कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म रिकैप कर लेते हैं कि वो मेटामॉर्फिज्म है जो कि फ्रैक्चर या फॉल्ट जोन के अलोंग जो होता है, और ये भी लोकल होता है। देखें इसकी एक्सटेंशन भी है, लोकल है। पीछे हमने कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म पढ़ा था, और वो भी जो था अपना लोकल मेटामॉर्फिज्म था। यहाँ पे जो है ना, अब अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है ना कंडीशन होती है, जमीन के अंदर होती है, तो माइलोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जैसे हमने कल कहा, और उससे जो रॉक्स बनती है वो माइलोनाइट्स कहलाती हैं। इसी तरह हाई प्रेशर में, अगर हाई प्रेशर है तो क्या पोलराइजेशन ऑफ मिनरल्स हो जाती है, उसके अलोंग जो जितनी भी सेडिमेंट्स होंगी या रॉक्स होंगी, टूटी फूटी रॉक होंगी, तो वो जो है क्रश हो जाएंगी। तो ये कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो है ये आप उसकी स्केल देखें तो लार्ज स्केल है। यहाँ पे जो है ना आपके पास जो पीटी कंडीशन क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मेटामॉर्फिज्म ऑफ द रॉक्स। और बहुत सारी रॉक्स होती है, दे आर रिलेटेड और दे आर फाउंड बाय दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। और सबडक्शन जोन में कॉमन है ये मेटामॉर्फिज्म, जहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो ये मेटामॉर्फिज्म जो है ना वहाँ पे ज्यादा कॉमन आपको मिलते हैं, और ये रीजनल स्केल पे होता है। बहुत बड़ा एरिया जो है इट गेट्स अफेक्टेड, इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि रीजन ज्यादा है, इलाका ज्यादा है, तो इसी तरह जो मेटामॉर्फोज रॉक्स होगी वो भी ज्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज द मेटासोमेटिज्म। ठीक है, ये भी लोकल टाइप होती है, और ये दिस इज कास्ड बाय द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। पीछे हमने देखा था कि हमारे पास फॉर्मेशन वाटर होते हैं, ठीक है, या जो स्ट्रक्चरली बॉन्डेड वाटर होते हैं, तो वो क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस ऑन दोस टाइप ऑफ solutions, they become heated up and they becomes hydrothermal solution. Hydro means solution and thermal means hot solutions. तो ये भी जब when they move into the different cracks,
तो वहाँ पे जो है ना दे डिसॉल्व सर्टेन थिंग्स और व्हाट दे हैव विद देम, दे डिपॉजिट दैट ऑन द वॉल ऑफ दोस फ्रैक्चर्स। और बहुत सारे जो है ना, ये जो आपकी पिक्चर में दी, ये जेमस्टोन की एग्जांपल दी हुई है कि जो आपके पास रेजिडुअल सॉल्यूशंस होते हैं, स्पेशली व्हेन द मैग्मा इज क्रिस्टलाइजिंग। तो मैग्मा के बाद एंड स्टेजेस पे क्योंकि सिलिका ज्यादा हो जाता है, तो उसमें जो है ना हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। एंड व्हेन दोस मूव दे आर rich in lots of elements, so when they go into the cracks then they deposit those elements। तो बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं इससे रिलेटेड हमारे पास आते हैं। इसके अलावा भी कापर के मिनरल हो सकते हैं, अपना गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकती है। तो मेटास्टोमेटिज्म प्रोसेस या हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस जो है, या इसको जो इस तरीके से जो ओर डिपॉजिट्स बनते हैं उनको हाइड्रोथर्मल ओर डिपॉजिट्स कहते हैं हम लोग। तो ये आप आगे जाकर सातवें चैप्टर में इकोनॉमिक जियोलॉजी में आप लोग ये पढ़ेंगे डिटेल में कि हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस कैसे जो है ना ओर डिपॉजिट्स और किस किस्म के डिपॉजिट जो है ना वो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस के साथ रिलेटेड है। अब वो ये तो वो हमने नाम पढ़ा था कि आपके पास वो मेटामॉर्फिज्म जहाँ पे जो है ना आपके पास टेम्परेचर हाई होता है, उसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ प्रेशर वगैरह हाई होता है, कैटाक्लास्टिक मॉर्फिज्म है, अपना मेटोसोमेटिज्म है, और रीजनल मेटामॉर्फिज्म आपके पास आ जाता है, जिसको हम जिसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर बोझ होते हैं वो काम होता है। अब जहाँ पे स्टैटिक, जैसे हमने कहा कन्फाइंड प्रेशर जो है ना, जहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा, तो उसको हम जो है ना उस टाइप के मेटामॉर्फिज्म को हम कहते हैं स्टैटिक और बरियल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है ना, जैसे जैसे राख जो है डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर और राख्स आ रही हैं, तो उसमें जो प्रेशर जो है ना चारों तरफ से आ रहा होता है, इस तरीके से जो है ना वो मेटामॉर्फोज हो जाती है, उनके साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, उसको हम स्टैटिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म जो है ये जहाँ पे प्रेशर जो है ना वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, और वो प्रेशर जो कि डायरेक्शनल प्रेशर हो, डेविएटोरिक स्ट्रेसेस की वजह से जो आपका मेटामॉर्फिज्म होता है उसको हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। फिर देन कम्स द थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज द टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म where the temperature plays a dominant role, and that is contact metamorphism. Another name for the contact metamorphism is a thermal metamorphism. And then the dynamothermal metamorphism is that type of metamorphism in which both the pressure and the temperature play an important role. और पीछे हमने स्लाइड में देखा था कि that was a regional metamorphism. So regional metamorphism and dynamothermal metamorphism are one and the same thing. ठीक है, सब नाम थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स लगा के जो ना हम लोगों ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अदरवाइज दीज आर द सेम मेटामॉर्फिज्म्स जो है ना। अच्छा, अब हम जाते हैं, हम हमारे पास ये तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें से क्वेश्चन हम यूजुअली लाते हैं, दोस आर अबाउट द एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, and the metamorphic rocks, the classification of the metamorphic rocks. Basically, we have two types of metamorphic rocks. One type is the foliated or banded metamorphic rocks, and the other one is non-foliated, non-banded metamorphic rocks. जहाँ पे जो है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होगी, या जो है डायरेक्शनल प्रेशर की वजह से जो मेटामॉर्फिज्म होगी, उसमें हमारे पास जो है ना जैसे हमने कहा था, ये देखेंगे आपके पास मिनरल होते हैं, दे गेट इलाइन, ए में नहीं थे, बी में आप देखेंगे इस तरह से इलाइन हो गए, सी में भी इलाइनमेंट हो गई है। तो इस तरह की रॉक्स को हम जो है ना banded or foliated metamorphic rocks कहते हैं, जिसमें कि the minerals are arranged in certain direction. अब हमारे पास foliated rocks की जो alignment होती है उसमें रॉक्स में दो तरह से होती है। एक तो यह था कि प्लेटी मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे आपके रजिस्टर या कॉपी के पेजेस होते हैं। सो दैट एज दैट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म जिसमें कि वो एक ही प्लेन में हो जो मिनरल्स हैं, तो दैट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड फोलिएशन। ठीक है, तो आप अगर कॉपी के पेजेस काट लें और वो ऊपर नीचे रख लें,
तो उसके दरमियान वाली हर एक सफ़ा वो प्लेनर वो प्रॉपर्टी होगी। तमाम मिनरल्स एक प्लेन है, आपका कॉपी का एक पेज एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है। तो ये मिनरल्स एक प्लेन्स की सूरत में, जैसे आपने देखा ये सैंडविच जो पड़ा है, ये हर एक पीस इसमें ऊपर इसमें है, ठीक है। तो आप इजीली यू कैन पील इट ऑफ, आप आसानी से जो है कॉपी वाले पेज उठा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट है या उसको हम फोलिएशन कहते हैं। लिनिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लिनिएशन में है कि जैसे आप बहुत सारी पेंसिलें जो है ना हाथ में पकड़ लें, बहुत सारी पेंसिलें हाथ में पकड़ लें, तो उनमें देखो वो एक ही डायरेक्शन में जो है ना पॉइंट कर रही होंगी, लेकिन वो सारी की सारी एक प्लेन में नहीं होगी। अगर उनको आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें तो एक ऊपर होगी, फिर उसके नीचे दो होंगी, फिर इधर उधर, लेकिन एक प्लेन में वो नहीं होगी। वो इस तरह से पील ऑफ नहीं होंगी जैसे कि आपके कॉपी के पेजेस पील ऑफ होते हैं। तो इस टाइप की जो है ना फोलिएशन, ये जो अरेंजमेंट होती है उसको हम लिनिएशन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फोलिएशन एंड लिनिएशन इज दैट इन फर्स्ट एग्जांपल द मिनरल्स आर अरेंज्ड अलोंग सर्टेन प्लेन्स, ठीक है, प्लेनर प्रॉपर्टी है, जबकि ये नॉन प्लेनर प्रॉपर्टी है लिनिएशन में। इसमें भी अरेंजमेंट होती है, सर्टेन डायरेक्शन में होती है, लेकिन वो जो है ना उनको काट नहीं सकते हैं उस तरह जिस तरह हम प्लेनर उसमें करते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल कौन सी हैं, कौन सी रॉक्स हैं जो कि आपको फोलिएशन या लिनिएशन शो करेंगी? इसमें स्लेट आती है, स्लेट हमने कल देखी थी। उसके बाद फिलाइट आता है, शिस्ट आता है, नाइस आता है। वो तमाम रॉक जो हमने शेल से बनाई थी वो सारी की सारी जो थी वो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स थी। ओके सर। नेक्स्ट जो है आपके पास नॉन फोलिएटेड या नॉन बैंडेड रॉक्स आती है। अब क्या होता है कि जब when the उधर तो देखें ना वहां पे कौन सा डोमिनेंट एजेंट था? डायरेक्शनल प्रेशर जो डोमिनेंट एजेंट था, जिसकी वजह से वो रॉक्स जो थी या जो मिनरल्स जो थे दे वर अलाइंड इन सर्टेन डायरेक्शन, वेदर दैट वाज फोलिएशन और लिनिएशन। यहाँ भी जो है ना डोमिनेंट एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर इतना नहीं है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं दे वोंट गेट अलाइंड इन प्रेफर्ड ओरिएंटेशन या बेंडिंग नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो हो जाएंगी, बट दे विल नॉट बी शोइंग एनीथिंग लाइक द वन वी हैड द प्रीवियस स्लाइड्स। अब इसमें आप और इनको जो है ना जो कोर्स ग्रेन्ड होंगी उनको हम ग्रेनोफेल्स कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाली राख आप देखते हैं कि ये कोर्स ग्रेन्ड है, इसको हम ग्रेनोफेल्स कहेंगे। नॉन बेंडेड coarse grained metamorphic rocks are called granophytes, ठीक है। fine grained non-foliated or non-bedded rocks are called hornfels। जो फाइन ग्रेड होगी उसको hornfels कहेंगे, और जो वो होगी अपना कोर्स ग्रेड होगी तो उसको हम ग्रेनोफेल्स कहेंगे। इसमें आप देखें क्वार्ट्जाइट, मार्बल, एम्फीबोलाइट होती है। क्वार्ट्जाइट जो है ना नॉर्मली इट इज अ फाइन ग्रेन, इसमें आपको ग्रेन्स जो है ना नहीं नजर आते हैं क्वार्ट्जाइट में। जबकि मार्बल में हमने कहा कि जो टेक्सचरल चेंज होती है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, तो उसमें जो है ना आपके पास रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स होती है, और आप यू कैन सी द क्रिस्टल्स इन क्रॉस सेक्शनल व्यू में। अगर उसको आप काटेंगे तो वहाँ बड़े बड़े कैल्साइट के क्रिस्टल्स जो है ना यू कैन सी दोस क्रिस्टल्स। एम्फीबोलाइट बाज बुक्स में इसको जो है ना नॉन फोलिएटेड में डालते हैं, या दूसरी सूरत में इसको वीकली फोलिएटेड रॉक्स में भी डालते हैं इसको। तो एम्फीबोलाइट कैन बी फोलिएटेड एज वेल एज नॉन फोलिएटेड डिपेंडिंग अपन किसी जगह पे अगर डायरेक्शनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो एम्फीबोलाइट जो है ना वो, लेकिन उसमें वीकली फोलिएशन शो होती है, उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोलिएशन नहीं होती है। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स वी हैव, द फोलिएटेड एंड द नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक। अच्छा, अब हमारे पास जो है अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पिछले वोल्केनिक और प्लूटोनिक इक्विनेंस देखे थे कि बेसाल्ट का गैब्रो है, ग्रेनाइट का रायोलाइट है, ठीक है, डेसाइट का ग्रेनोडायराइट है, एंडेसाइट का डायोराइट है। तो ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी कि उनकी
इक्विवेलेंट होते हैं। सिमिलरली जब ग्रेनाइट जो है ना उस पर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन चेंज होती हैं तो उससे नाइस बनती है। क्या बनती है? नाइस। नाइस में क्या होता था? उसमें वी यूज टू गेट बैंड्स ऑफ इनकम्पेटिबल मिनरल्स। और लाइमस्टोन ये भी सेडिमेंट, ये ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, और limestone and dolomite and quartz sandstone, these are the sedimentary rocks. So limestone, it converts into marble when it is metamorphosed. Dolomite, dolomitic marble होता है। limestone क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। डोलोमाइट क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो इसमें जो है ना इसी तरह जो मार्बल दोनों से बनता है, लेकिन डोलोमाइट से जो मार्बल बनता है उसको हम डोलोमेटिक मार्बल कहते हैं, और लाइमस्टोन से जो मार्बल बनता है उसको सिंपली हम मार्बल कहते हैं। ग्रेनाइट नाइस ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, एक ही चीज है। अच्छा, बसाल्ट जो है ये वो वोल्केनिक इग्नियस रॉक है बसाल्ट, ठीक है, या गैब्रो जो है वो उसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है। ये एम्फीबोलाइट्स बनाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक एम्फीबोलाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम basalts and gabbros। पैरा एंड आर्थोनाइसिस में, पैरानाइसिस जो है ना आपके पास जो जिनकी सेडिमेंट्री वो होगी तो उसको हम पैरा एम्फीबोलाइट्स कहेंगे। और आर्थो में जो है क्या होगा? एम्फीबोलाइट्स वो होंगे जो कि हमारे पास जो है ना इग्नियस वैरायटी से होंगे, तो उसको हम आर्थो एम्फीबोलाइट्स कहते हैं। अब हमारे पास निचले डायग्राम है, अगर आप देखें तो इसमें आपको प्रेशर टेम्परेचर को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम प्रो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, जब दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। ये मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे आ जाता है, फिर जो है प्रेशर कम होता है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये पीक ऑफ मेटामॉर्फिज्म यहाँ पे आ जाती है, प्रो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये रेट्रोग्रेड जो है ना या रिग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म वो होता है जिसमें दोनों वैल्यू जो है ना कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लाइन जो है ना, ये पाथ जो है ना, ये रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म को जो है ना उसमें करता है। लेकिन इन नेचर जो है हमारे पास जो रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म है वो बहुत कम है। वी कैन हैव सर्टेन एग्जांपल्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म हमारे पास होता है। लेकिन एक टर्म है जो एग्जांपल्स किसी जगह दुनिया में मौजूद है, जो ये एक एक्सपेरिमेंटल हुआ है कि रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म भी होते हैं जो प्रेशर टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ना शेल से हमने बढ़ाना शुरू किया था, शेल पे पीटी कंडीशन ज्यादा की तो उसकी स्लेट बन गई, उस पर ज्यादा की पीटी कंडीशन, तो आगे जाके फिर जो है ना फिलाइट बन गई और नाइस बन गई, सॉरी शिस्ट बन गई, नाइस बन गई। तो इन दैट कंडीशन द पीटी कंडीशंस वर इंक्रीजिंग, यहाँ भी कम हो रही है। तो नाइस से शिस्ट बनना, शिस्ट से फिलाइट बनना नेचर में बहुत कम है, बिकॉज दे बाद में एक्ज्यूम हो जाती है ना, तो बनी होती हैं। तो ये नेचर में बहुत कम ये फर्क है, लेकिन अगर है तो उसको हम रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ये आप मुख्तलिफ जगह जहाँ पे आपके पास जो हमने कहा कि होती है, तो ये एक रॉक साइकिल होता है जिसमें जैसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल हमने या हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि वाटर बॉडी से एवापोरेशन होती है, फिर जो ऊपर जाके कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर और ये प्रोसेस जो है ना वो जो है ना चलता रहता है तो साइकिल। इसी तरह ये जियोलॉजिक रॉक साइकिल इसका कहते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब आप किसी भी जगह से शुरू कर ले, तो हम अगर शुरू कर दें कि इग्नियस रॉक, जब मोल्टन मटीरियल से हमारे पास इग्नियस रॉक्स आती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? एक्सपोज होती हैं सरफेस पे, और वहाँ पे वेदर होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर, वाटर है, उसी वेदर होने शुरू हो जाती है। और फिर जो है ना ये सेडिमेंट होते हैं, ये जाकर रिवर्स और एयर वगैरह के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एरोजन होते हैं, ट्रांसपोर्ट है, और फिर किसी जगह पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर बरियल और कंपैक्शन होती है, डिपॉजिट हो जाते हैं, ओवर द टाइम दे गेट कंसोलिडेटेड इन द फॉर्म ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक।
अब सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसी तरह जो है ना इनकी डिफॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर हाई होता है तो फिर इनकी मेटामॉर्फिज्म होती है। अब उसके बाद जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मेट हो जाता है, जैसे हमने उस डायग्राम में कहा था कि मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस इन द सॉलिड स्टेट फॉर्म। अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट हो जाएंगी तो हम इग्नियस रिजीम में चले जाएंगे। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और नीचे जाती हैं तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएंगी और अगेन वी विल बी गेटिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा और इग्नियस रॉक्स आ जाएंगे एंड दिस साइकिल गोज ऑन। अच्छा, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ना मेल्ट होके जो है ना यहाँ पे इग्नियस रॉक भी बना सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना वो इधर से जाके इधर जाके ये भी जो है ना अपलिफ्ट के ऊपर आके मेटामॉर्फिक रॉक जो है एरोड होकर सेडिमेंट्री रॉक बना सकती हैं। तो इनके दरमियान भी ये चीज़ होती है, लेकिन आप देखें कि सारा साइकिल जो है ना इट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन। तो एक किस्म की रॉक जो है ना दूसरी किस्म की रॉक में जो है ना चेंज होकर है। कभी कभी ये भी आता है कि ड्रॉ दी रॉक साइकिल, एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपने एक लंबा सा वो सर्कल बनाना है और उसमें मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों ने ये देना है कि भाई इग्नियस रॉक जो है वेदर होके कि क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे, वो फिर पीटी कंडीशन चेंज होगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक से पीटी कंडीशन और चेंज होगी तो they will melt down and again the sedimentary rock, sorry, the igneous rocks will form. So this is a rock cycle. So there are lots of other beautiful rock cycles in आप वेब पे भी देख सकते हैं, अपने गूगल करके रॉक साइकिल को देख सकते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स है। तो ये जो है ना दिस एंड्स योर फिफ्थ चैप्टर। अब आगे हम जाते हैं और इसको हटाकर हम क्या करते हैं कि छठे चैप्टर देखते हैं कि छठे चैप्टर किधर है। ठीक है, ये हमने जो है आपका जो ये छठे, वैसे आपकी बुक में ये फिफ्थ चैप्टर लिखे हुए इसीलिए यहाँ पे फिफ्थ है, लेकिन हमारे ऐसे सीक्वेंस में ये सिक्स चैप्टर आ रहा है। तो आपके मिड टर्म तक जो वो होंगे अपना क्वेश्चंस होंगे तो वो पिछले उससे चैप्टर से होंगे, मेटामॉर्फिक रॉक तक के होंगे। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद जो है ना ये चैप्टर जो है ना आगे से ये आपका आफ्टर मिड टर्म का कोर्स है जो हम अभी एडवांस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका 7th वीक जा रहा है, 7th वीक जा रहा है, तो वी आर अहेड ऑफ आवर टारगेट। अब क्योंकि इसमें हम लैब्स नहीं कर रहे हैं और असाइनमेंट्स क्या नाम है, क्विजेज भी अभी तक 2 और 3 हो जाने चाहिए थे, तो वो वक्त जो हम इधर इसको करने में सर्व कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मेरा प्रोग्राम ये है कि हम एक लैब करेंगे नेक्स्ट उसमें एक क्लास में, और वो तरीक़ाकार मैं आपको बता दूंगा कि हमने कैसे करना है। हमने जो है ना इसी तरह ऑनलाइन ही रहना है। वो जो एक्सरसाइजेज जो है ना हम यहाँ पे करते थे, अब ये है कि आप उनकी फोटोग्राफ देखेंगे। वैसे भी बॉक्स में लोग फोटोग्राफ उनको देख रहे होते हैं, फोटोग्राफ ले रहे होते हैं। द एडवांटेज ऑफ सिटिंग इन द लैब यूनिवर्सिटी में ये होता है कि यू कैन टच द स्टोन एंड यू कैन पिक इट अप। तो वो कंडीशन आपको नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में हमारे पास चांस आता है तो वी कैन डू इट ऑन कैंपस, और आप जो है ना उसमें से देख सकते हैं वो जो बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स के, मिनरल्स के, तो यू कैन लुक एट दोस। तो लैब्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लैब्स में से जो आप हम लैब्स करेंगे तो वो भी हम उसमें से भी क्वेश्चन जो है ना आपके फिर फाइनल के एग्जाम में हम लोग डालेंगे। तो वो हम जब जिस वक्त हम करेंगे तो देखेंगे कि लैब्स वो एक्टिविटी एक है, वो ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें ये नहीं है कि आपका एक इम्तिहान है, ठीक है। हमारे पास अगर फर्ज करें कि हमारे पास 5 क्विजेज हैं तो वो 15 मार्क्स के, ठीक है। और उसमें से हम जो है ना बेस्ट देख लेंगे कि हम उसमें से बेस्ट 4 पिक कर लेते हैं। तो एक क्विज में अगर किसी की उसमें जो है अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, तो वो ना फर्दर अगले क्विज़ेस में कोशिश करें कि वो अच्छे परफॉर्म करें उसमें। तो इस तरह से होगा। अगले एक वीक में जो है ना आपको मेरा ख्याल है मैं ज़रा देख लेता हूँ टाइमिंग का,
तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। आपका क्विज नंबर 2 जो है, या तो हम फिर उसको कर लें या मंडे को कर लें, सॉरी वेंसडे को कर लें, या फिर थर्सडे को कर लेंगे, तो वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन 12 नेक्स्ट वीक आपका क्विज नंबर 2 होना है, और हम एक दिन में क्विज करेंगे और दूसरे दिन हम जो है ना असाइनमेंट करेंगे। सो वी हैव डन आवर जो मिड टर्म का वो कोर्स है वो हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर दी पोस्ट मिड कोर्स जो है ना हम उसको देख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है, हमने 2 किस्म की राग्स अभी पढ़ ली है, एक इग्नियस राग्स पढ़ ली है और एक मेटामॉर्फिक राग्स पढ़ ली है। बहुत शुरू में पहली क्लास में कहा था कि हमने 3 किस्म की राग्स हैं और ये चीज़ें जो है हमने स्टडी करनी है। तो अब हमारे पास सेडिमेंट्री राग्स आती है। सेडिमेंट्री राग्स जो है ना, जो सरफेस पे एक्सपोज राग्स है उसमें से 80% जो है ना वो सेडिमेंट्री राग्स है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, ये छोटे से डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये कार्टून सा बना हुआ है कि आप जब सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं ये वेदर होती है, टूट जाती है, छोटे छोटे पीसेस में जो है ना ये हो जाती है। आप देखते हैं कि जब मरी की तरफ जाते हैं तो ऊपर से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, अब वो जमीन से टकराते हैं, उसमें बारिश होती है, धूप लगती है तो क्या छोटे छोटे पत्थरों में हो जाते हैं। अब वो पानी की तरफ स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन उनकी होनी शुरू, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वो जब स्ट्रीम में आ जाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब स्ट्रीम फिला दे रहे हैं और भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, वो हम बाद में भी देखते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट वो सेडिमेंट्स होते हैं तो फिर एक खास जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे बेसनल, जहाँ पे कंडीशन ऐसे हो जाती है जहाँ पे पानी की जो है ना स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है कि पत्थर जो है ना वहाँ पे तमाम सेडिमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर डिपोजिशन इट माइट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो क्या होता है वो सीमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है कि आप जो है ना कहीं से वो ले आए, बजरी ले आए, रेत ले आए, फिर वो ट्रांसपोर्ट होते आपके घर के सामने डाल के चले जाते हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो उसको डिपॉजिट कर देते हैं हम, ठीक है, ये आपके घर के सामने पड़े हैं। फिर उसके बाद अगर इसमें सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं हम लोग तो क्या होता है, तो इट गेट कंसोलिडेटेड। अब कभी कभी होता है कि लेंटर जब डल रहा होता है तो कुछ मटेरियल रह जाता है तो उसको बाहर फेंक देते हैं। If you pick that material the next day, so you think you will see that it has been consolidated, solidified हो गया, and then it looks like a rock. So similar, this process is followed in the formation of the sedimentary rocks. अच्छा, अब रॉक साइकिल को हम दोबारा ले आए, ठीक है ना। हमारे पास जो है ना वेदरिंग एंड इरोजन होती है रॉक्स की, जो भी एक्सपोज हुए। अब वो रॉक्स कुछ भी हो सकती हैं, हम उसको प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में कहते हैं। वो रॉक्स इग्नियस भी हो सकती हैं, वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती हैं, वो रॉक सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वेदरिंग फिनोमेनन से क्या होता है कि दोज बिकम ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। हमारे जब वेदरिंग हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की वेदरिंग होती है, एक होती है फिजिकल वेदरिंग एंड द अदर इज केमिकल वेदरिंग। बट वी वोंट डिस्कस, वो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आएंगे तो आपके पास वो वेदरिंग और इरोजन के चैप्टर आएगा तो उधर हम देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे ये वेदरिंग और इरोजन जो है ना हो जाती है सेडिमेंट्स की, और फिर क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफरेंट मेथड है इसके, अभी दूसरी स्लाइड में शायद आपको देखा है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड एंड देन दे आर डिपॉजिटेड समवेयर, किसी जगह पे, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं। और फिर जो है ना बरियल एंड कंपैक्शन, लिथिफिकेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि कंपैक्शन जो है ना लिथिफाइड हो जाते हैं, कंसोलिडेट फॉर्म में आ जाते हैं, और इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ये प्रोसेस आपको यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये प्रोसेस जो है अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो भी वेदर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोड एंड ट्रांसपोर्ट होती है, एंड देन दे वाज डिपॉजिटेड एंड गेट कंपैक्टेड टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक। इसी तरह प्रीवियस सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, वो भी वेदर होती हैं, एंड देन दे आर eroded and transported and deposited in some place, and later on they are converted into sedimentary rocks. So this is the process of
forming the sedimentary rocks. अब materials forming sedimentary rocks क्या होते हैं? Solid sediments हैं. अगर solid sediments जैसे हमने कहा ना कि physical weathering में क्या होता है कि physically those rocks are broken down into smaller and smaller particles such that the particles they have the same composition as that of the parent rock. वो फिजिकल वेदरिंग में हम उसको कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते. आपको पता है डेट्राइटल और क्लास्टिक सेडिमेंट, वो सेडिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वेदरिंग के बाद जो है उनको हम डेट्राइटल या क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. और जो केमिकल वेदरिंग होती है जिससे वो जो है ना डिसोल्यूशन हो जाती है, अगर इधर और कोई रॉक्स हैं और दे आर डिसॉल्व, ठीक है, वो सोल्यूशन जो है ना स्ट्रीम वगैरह में आ जाए और फिर ये चीज़ें कॉमन रहती हैं इसमें. फिर उसके या सॉल्युबल सेडिमेंट्स हैं और जो है ना सॉलिड सेडिमेंट्स हैं और सॉल्युबल सेडिमेंट्स हैं. सॉलिड सेडिमेंट जो है ना डेट्राइटल और क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे और सॉल्युबल सेडिमेंट्री जो है ना वो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे. ये याद रखना है. अच्छा, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो रॉक्स जो कि क्लास्टिक और सेडिमेंट्री रॉक्स है या डेट्राइटल रॉक्स भी हम इनको कहते हैं. तो वो सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनती है. अब ये जो और उन सॉलिड पार्टिकल्स क्या कहते हैं, उनको हम डेट्राइटल सेडिमेंट्री कहते हैं या डेट्राइटस कहते हैं. एक सेडिमेंट होता है तो डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सॉरी जो सेडिमेंट जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड, पहले मैंने स्ट्रीम वगैरह में जाते हैं, वाटर इज रिस्पांसिबल, बट in desert area the winds can transport these sediments, and on land the glaciers जब move होते हैं तो there are lots of sediments embedded on those glaciers and they can act as a transporting agent. तो हमारे पास इन डेट्राइटल सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ें हैं? वाटर है, विंड है एंड ग्लेशियर्स है. तो दीज आर द थ्री एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे हमने एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म का कहा था ना कि प्रेशर, टेम्परेचर और एक्टिव सॉल्यूशंस दे आर द एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म. So these are the agents of transportation of detrital sediments, these water, winds and glaciers. तो जब इसमें ये चीज़ें चली जाती हैं तो they move and then at certain place they get deposited. अब deposited by gravity effect. पानी में आप देखते हैं कि जब पानी चल रहा होता है तो एक उसकी स्पीड जैसे ही कम होती है पानी की, तो उसमें जो हैवियर वो होते हैं elements होते हैं, they due to the gravity effect they go down to the bottom of the channel. ठीक है, जो रिवर है या और कोई चैनल है, लेक है, उसके बॉटम पे चले जाते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. और इस तरह से ज़्यादा डिपोजिशन के बाद कंपैक्शन होती है, सीमेंटेशन होती है उनकी, और जिसको हम लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं. तो उससे जो है ना फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स बहुत सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंट रॉक, कि कौन सी रॉक जो है ना वो एरोड हो या कौन सी रॉक जो है ना वो उसके सेडिमेंट्स बनने हैं. तो इसकी मिनरोलॉजी जो है ना मुख्तलिफ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंट रॉक. तो यूजुअल इसमें क्वार्ट्ज होते हैं, क्लेज होते हैं और रॉक फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रॉक जो है ना वो सारी की सारी जो है ना सेडिमेंट्स बन जाए. बाज़ अगर इन रॉक्स में आपको छोटे छोटे रॉक्स के पीस भी मिलेंगे जो पेरेंट रॉक्स है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास जो है ना इग्नियस रॉक्स में, या हमने पढ़ा था इंक्लूजन्स, कल हमने देखा था कि इंक्लूजन्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं. तो उनको इसी तरह ये जिस तरह रॉक फ्रेगमेंट्स हैं ये भी उसमें रेत में आ जाते हैं, सेडिमेंट्स के साथ आते हैं, और वो जो है ना फाइन नहीं होते, उसमें बिल्कुल वेदर नहीं होते, और देन दे गेट ट्रैप्ड इन दोस फाइनल सेडिमेंट्स. और फिर जो है ना ये अपना सॉलिडिफाई होके वो फ्रेगमेंट जो है ना उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं, और उसको फिर हम डिफरेंट नाम देते हैं. अच्छा, अब पार्टिकल साइज की जो है ना क्लासिफिकेशन है, हम जब क्लासिफाई करते हैं सेडिमेंट रॉक्स को, तो पार्टिकल साइज और शेप जो है ना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लुकिंग एट द सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली दी हाइड्रोकार्बन जो गैस है, ऑयल है, so it is coming from the sedimentary rocks, and sandstone is one of the
वेरी गुड रिजर्वायर रॉक होती है जिसमें वो हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टोर होते हैं। अब इसीलिए उसका पार्टिकल साइज और शेप देखते हैं कि पार्टिकल साइज क्या है, बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि इन शेप्स पे उनकी पोरोसिटी डिपेंड करती है कि वो पोरस है कि नहीं है, क्या उनमें जो है ना हाइड्रोकार्बन जो है ना वो कंटेंट हो सकते हैं कि नहीं होते हैं। प्लस परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ये होती है कि वो जो सॉल्यूशन जो हाइड्रोकार्बन है वो ट्रैप हुए हैं इस राख में, क्या वो मूव भी हो सकते हैं कि नहीं। सो मोबिलिटी को हम परमेबिलिटी में लेते हैं कि परमेबल भी है कि नहीं है। तो ये जो इन दोनों चीज़ों को पार्टिकल साइज और शेप बहुत इफेक्ट करते हैं। हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाती है, कभी कभी ये होता है कि write down a note on the grain size classification of the sedimentary rocks, detrital sedimentary rocks, clastic sedimentary rocks या detrital sedimentary rocks, पार्टिकल साइज के बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं ना। मैंने कहा कि बहुत फाइन भी हो सकते हैं, बहुत दरमियाने साइज के भी हो सकते हैं, या बहुत बड़े बड़े पार्टिकल भी हो सकते हैं। एंड दे व्हेन दे गेट कंपैक्टेड दे फॉर्म a different type of sedimentary rocks as compared to the one when we have very fine grained particles। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये अगर उनका साइज मोर देन 256 मिलीमीटर है, ठीक है। अब आप ये एक ग्रेवल की टर्म यूज है, सेडिमेंट नेम है, एक टर्म यूज करते हैं उसको ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल आपने सुना होगा कि भाई ये ग्रेवल है। और ग्रेवल में फर्दर जो है ना बहुत सारे जो है ना पार्टिकल टाइप्स आती हैं। आप सिर्फ ये रखें कि वो सेडिमेंट ये जो 2 मिलीमीटर से बड़े होंगे, ये मोर देन 256 तो अलग है वो है ना, तो 2 सेंटीमीटर से जो पार्टिकल बड़े होंगे सबको हम ग्रेवल में लाएंगे। Until and unless somebody is asking you to write down the gravels classification, तो ग्रेवल्स में आपके पास ग्रेन्यूल्स आते हैं, पेबल्स आते हैं, ग्लोब्यूल्स आते हैं, सॉरी कोबल्स आते हैं, बोल्डर्स आते हैं, साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखें कि 2 मिलीमीटर से जो भी सेडिमेंट बड़ा होगा उसको हम ग्रेवल कहेंगे, और 1/16 to 2 किलोमीटर से जो सेडिमेंट बड़ा होगा तो जिसके दरमियान होगा उसको हम सैंड कहते हैं, उस सेडिमेंट का नाम सैंड है। और 156 है 256 1/256 to 1/16 मिलीमीटर जो है ना उसको हम सिल्ट कहते हैं। और इसी तरह लेस देन अगर इससे होता है उसको हम क्ले कहते हैं। तो इसके लिए एक ही लफ्ज यूज करते हैं सेडिमेंट नेम, दैट इज मड। All those particles which range in size from 1/16 millimeter to 56 millimeter, they are called muds। इसके अगर सिल्ट और क्ले होते हैं, हमारे पास सिल्ट स्टोन बनता है और मड स्टोन बनता है और शेल भी बनता है। शेल भी क्ले साइज पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का नाम है। जैसे अब ग्रेवल है, ग्रेवल, तो ग्रेवल क्या है? ग्रेवल पार्टिकल नेम है, उसका साइज ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर है, ये इसकी वो है। अब कांग्लोमरेट और ब्रैक्शिया दो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, कांग्लोमरेट और ब्रैक्शिया। तो अगर इससे बनती है तो या तो वो कांग्लोमरेट होगा और या फिर ब्रैक्शिया होगा। तो इनमें डिफरेंस फिर क्या होगा, कहाँ से हमें पता चलेगा? इसमें डिफरेंस इन शेप ऑफ द पार्टिकल होगा। अगर वो राउंडेड पार्टिकल होंगे तो उनको हम कांग्लोमरेट कहेंगे। अगर वो एंगुलर पार्टिकल्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द ये नहीं कि सारे के सारे 100% एंगुलर है, उसमें अगर 70-80% एंगुलर है तो फिर वो ब्रैक्शियस बनाएंगे। अगर उसमें 60-70% जो है ना वो राउंडेड पार्टिकल्स हैं, उनके एजेस नहीं है, तो देन दे विल मेक कांग्लोमरेट। इसी तरह सैंड स्टोन है, जो सैंड साइज के पार्टिकल्स होंगे, इस साइज के पार्टिकल होंगे, इसमें पार्टिकल नाम भी वही है और सेडिमेंट नेम भी वही है। यहाँ पे पार्टिकल टाइप्स डिफरेंट है लेकिन इनके लिए नेम अलग है। इसे सिल्ट एंड क्ले को मड के नाम से। तो इस जो पार्टिकल्स से साइज से बनेंगे वो सैंडस्टोन होंगे। अगर मड साइज पार्टिकल से बनेंगे या क्ले या सिल्ट साइज पार्टिकल से बनेंगे, हमारे पास सिल्ट स्टोन, शेल और मड स्टोन होंगे। दिस इज द ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। वो सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें
जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सॉलिड, दे आर नॉट इन सॉल्यूशन और सॉल्युबल फॉर्म। तो ये आपके पास जो है ना अब हम इनको फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो है ना सेडिमेंट्री रॉक जो है ना वो रॉक तो आपके पास वो थी, क्या नाम है, डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक। अभी हमारे पास दूसरी, डेट्राइटल का मतलब है सॉलिड पार्टिकल है। दूसरी टाइप सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने कहा कि इनको केमिकल और बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स करते हैं, जिसमें हमें सॉल्युबल जो है ना मटेरियल मिलता है, सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है। अब बहुत सारे रॉक होती हैं, जब बारिश का पानी धूप शूप उसको लगती है तो बारिश का पानी क्या करते हैं, उन रॉक्स को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने साथ। अगर कहीं पे लाइमस्टोन है फॉर एग्जांपल, लाइमस्टोन इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो वो लाइमस्टोन उसमें डिसॉल्व हो जाता है और फिर जो है ना ये ट्रांसपोर्ट होता है और फिर जो है ना डिपोजिशन, इसकी डिपोजिशन सॉलिड पार्टिकल की डिपोजिशन तो जो ग्रेविटी पुल की वजह से हो गई। यहाँ पे जो डिपोजिशन होती है वो एवापोरेशन से होती है, प्रेसिपिटेशन से होती है और बायोजेनिक रिएक्शन से होती है। तो ये सेडिमेंट्स इन तीन तरीकों से जो है ना वो डिपॉजिट होते हैं। वो जो है ना उसमें ग्रेविटी इफेक्ट इन्वॉल्व होता है जब आपके पास जो है, क्योंकि सॉल्युबल तो सॉल्युबल होता है, पानी में जा रहे होते हैं, तो अब वो प्रेसिपिटेट होकर वो नीचे की तरफ जाएंगे ना, बैठेंगे। तो इस वो होता तो सॉलिड थे, तो वो डिफरेंट तरीके, वो ग्रेविटी इफेक्ट उसमें आते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ना एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड बायोजेनिक रिएक्शंस की वजह से जो है ना वो डिपोजिशन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पीछे हमने डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन की थी, अब उस चार्ट में हम नीचे से शुरू करते हैं। हमने ऊपर देखा था ग्रेवल था, फिर सैंडस्टोन था, फिर जो है अपना सील्डस्टोन, मडस्टोन, क्ले स्टोन वगैरह वो थे। अभी हम देखते हैं कि नीचे से हमेशा शेल है। हमने कहा कि जमीन पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो जो एक्सपोज रॉक है जमीन पे, उसमें 80% सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और उस 80% में 40%, सॉरी 50%, 80 का 50% कितना हो गया, 40% हो गया ना, आधा हो गया। तो 40% जो है वो आपके पास शेल्स है, लेकिन 40% जो है ना वो 100% का है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एक्सपोज है उसके 50% जो है ना वो शेल्स है। और अब अगर फर्ज करें कि आपको जो है ना बताया जाए कि ये शेल, व्हाट इज द शेल डेफिनेशन है, शेल इज अ क्लास्टिक और detrital sedimentary rock composed of clay or seed size particles। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी बाकी इसकी फर्दर डेफिनेशन तो ये होगी, ये कि शेल इज अ detrital sedimentary rock composed of slate and clay size particles। तो ये शेल की डेफिनेशन होगी। अभी बाकी उसकी अलग से उसकी वो है जो प्रॉपर्टीज है कि क्या ग्रेन साइज है, फ्लैट एंड टेबुलर, टाइटली पैक्ड, नट वेल सीमेंटेड। इसमें ये होता है कि आप ये देखते हैं कि यहाँ से आप हाथ से जो है उसको ब्रश होते है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, खुरच सकते हैं, बिल्कुल क्रम्बल्ड हो जाता है, इसको क्रम्बलिंग हम कहते हैं। और हम आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होती है, एक खास, हमने कहा ना कि वो किसी खास जब एनवायरनमेंट होगी तो वो चीज उसमें डिपॉजिट होगी। अब क्योंकि ये बहुत फाइन ग्रेन पार्टिकल है, ठीक है ना, तो इन फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को बिठाने के लिए क्या है कि आप वक्त लगेगा। आप इसकी मिसाल आप ऐसे दे दें कि आप किसी पीकर में ना किसी जगह से आप एक मुट्ठी जो है ना जो मट्टी है साइडों से इकट्ठी करने, रोड के किनारे से मट्टी उसमें बीकर में डाल दें एक दो मुट्ठी और उसमें पानी डाल के उसको जोर से हिलाएं और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो आप देखेंगे हिलाती हुई भी अगर आपने तेजी से हिलाया तो सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। जैसे ही आप रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि वो स्पीड, उसमें बड़े पार्टिकल सबसे पहले जो है ना सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटे साइज के पार्टिकल ड्रॉप हो, जो सर्कुलर मोशन आपने दिए है बीकर को, उसकी स्पीड के साथ वो मूव करते होंगे और फिर आहिस्ता 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 से आप देखेंगे कि
water is muddy. Clay material, clay or silt size के particles still they are in the water body. और अगर आप उस पर कोई चीज रख लें, कापी मापी रख लें और लेट इट स्टे देयर, उसको डिस्टर्ब आप नहीं करना है, तो फिर आप दूसरे दिन देखेंगे कि वो मडी वाटर था, इट बिकेम वेरी क्लियर। तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे आहिस्ता आहिस्ता क्ले साइड सिल्क साइड के पार्टिकल्स थे, तो वो आहिस्ता 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 उन नीचे पहले के सेडिमेंट पे डिपॉजिट हो जाएंगे और आपको देखेंगे एक लेयर सी बनती है, क्ले लेयर सी बन गई है। तो उसको बैठने के लिए अगर थोड़ी भी स्पीड उसमें होगी तो ये जो पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल्स हैं बैठेंगे नहीं, ये चलते जाएंगे पानी के साथ, हवा के साथ या और किसी उसमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो भी हवा का। पानी हम ज्यादातर देते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। तो ये पार्टिकल जो है वो मूव करते रहेंगे पानी में। इसके लिए बहुत क्वाइट डिपोजिशनल, बहुत काम इसको कहते हैं। और काम कौन सी है? लेक्स में देखा ना, लेक्स में पानी तो आ जाता है फिर वो तो ठहर जाता है, ऐसे ही है। तो फिर वो पानी खड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी से जो है ना वो मटेरियल जो है ना नीचे लेक की सतह पर बैठता है। एंड इसी तरह लेगून है, लेगून भी समंदर के साथ होते हैं, लेगूनल एरिया होता है कि पानी जो है ना जब हाई टाइड होता है तो उसमें आ जाता है, फिर वापसी पे वो नहीं जाता है, वो उधर ही रह जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी का, लेकिन वो जो डिप्रेशन जो होता है इट बिकम्स फुल ऑफ वाटर। अब वहां से जो है ना फाइन ग्रेन सेडिमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट हो जाते हैं। उधर भी होता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं? वो एरियाज रिवर का वो एरिया जो फ्लड की सूरत में पानी में आ जाते हैं। जैसे नहीं देखते कि फला देहात जो है ना उनमें पानी चढ़ गया है, तो वो फ्लड में, वो हर वक्त उनमें पानी नहीं होता है जब उनके वो रिवर नजदीक होता है उनके साथ, लेकिन वो उसमें फ्लड नहीं आता। फ्लड कब आता है? जब पानी जो है उस रिवर से बाहर निकल जाता है, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। और ये बारिशों के जमाने में फ्लड के वक्त में ये पानी जितना रिवर के साइडों पे जाएगा, जितने तक जा सकता है, उस एरिया को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। तो वो जो घर जो देहात जो है ना वो पानी में फंस जाते हैं, तो वो फ्लड प्लेन पे, वो रिवर के फ्लड प्लेन पे बनाए गए। तो कोशिश ही करते हैं लोग कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इलाके में जहाँ पे रिवर्स होते हैं, ताकि वो लोगों को फ्लड प्लेन पे घर बनाने के लिए न छोड़े, दूर बनाए, ताकि जब बारिश आए, फ्लड आए उस रिवर में, जब पानी ऊपर से निकल गया तो फ्लड प्लेन में भी पानी की तरफ चला जाए तो रह गया ना, फिर तो वहां वापस नहीं जाता रिवर में। तो उसमें जो है ना फिर उसमें भी स्लो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होती है, काम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता फाइनल पार्टिकल बैठते हैं और वी गेट। शैलो सीज में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन एनवायरनमेंट में जो है ना ये आपके पास जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना ये चीज़ें बन सकती हैं। ये जगह और ये अगर आप, ये डेफिनेशन है उसकी, और इसकी फर्दर ये है कि ये टेबल होता है, क्रम्बल्ड हो जाते हैं और कौन सी डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में बन जाते हैं, और ये कौन कौन सी जगह है जहाँ पे शेल जो है बनते हैं। ओके, वी फिनिश आवर क्लास हियर। सो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर हम जो है ना इसको फर्दर जो है ना इसको हम जो है इसको जो है जारी करेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछें प्लीज। इसका मतलब है